दोस्तों, आज की पारिवारिक कहानी मायका छूट जाता है। माँ बाप छूट जाते हैं पर मायके से रिश्ता नहीं छूटता। गांव जाने का बहुत मन हो रहा है। सुबोध कहो तो 4 दिनों के लिए हो आऊं। क्या गांव गांव लगा रखा है। शादी के 40 साल बाद भी तुम्हें वहां जाने की ललक है। अरे देश विदेश सारी दुनिया तो घूम चुकी हो, फिर भी उस सड़े से गांव में जाना चाहती हो। यह पाओगी इतने मुख सुविधा के बाद एक दिन सी नहीं चलता तो हंगामा कर देती हो। फिर उस बिन बिजली पानी वाले जगह पर जाना। 2 दिन तो रह नहीं पाओगी और जाना है। अरे वहाँ कोई अपने परिवार का हो तो सोचा भी जा सकता है। कहकर सुबोध बाहर निकल गया। सुधा रुसी हो गई। वह जाना चाहती थी उस जगह पर जहाँ उसका बचपन बिता था। जवानी के कुछ मधुर साल भी वहीं बिताए थे उसने। वह एक ब्राह्मण की बेटी थी। जमीन जायदाद कुछ था नहीं, बस यजमानिका थी जिससे घर का गुजारा होता था। उस पर से माँ हमेशा से रोगी थी। 4 बच्चों में सुधा ही सबसे बड़ी लड़की थी। उसके बाद 2 भाई थे और सबसे छोटी बहन थी। वैसे उसके पिता ने अक्षर ज्ञान तो सभी भाई बहनों को कराया था, पर पढ़ाई तो मामूली ही थी। एक बार बुआ की बेटी की शादी में वो गई थी। बुआ ने अपनी मदद के लिए उसे बुलाया था। गांव की लड़की थी तो मेहनती भी थी। बुआ अच्छे घर में ब्याही गई थी और भाई भतीजे भतीजियों को गाहे बगाहे मदद भी कर देती थी। इसलिए घर वालों ने उसे 15 दिन पहले बुआ के यहाँ भेज दिया था। वह भी मन लगाकर मारे काम करती थी। बुआ को काफी राहत मिल गई थी। शादी में मेहमानों का आना शुरू हो गया था। सबके रहने खाने का इंतजाम सुधा के जिम्मे था। यह सभी काम कुशलता से करती। शादी के लिए बुआ ने 2-4 अच्छे कपड़े बनवा दिए थे जिसे पहनकर वह बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। उस दिन हल्दी की रस्म में उसने गुलाबी शरारा कुर्ता पहना था। हल्दी की रस्म में भाभियां एक दूसरे को हल्दी लगाकर खूब मस्ती कर रही थी। तभी बुआ की बड़ी जेठानी की बहू ने उसे भी हल्दी लगाने के लिए दौड़ा दिया। इस भागदौड़ में कोई छिपकर उसे एकटक देखे जा रहा है। यह उसने जब जाना, जब वह अपने हाथों से मुंह पर लगी हल्दी छुड़ा रही थी, तभी उस पर सुधा की नजर पड़ गई। नारी नफरत और प्रेम बहुत शीघ्र पहचान लेती है। सुधा ने उस नजर को देखा और शर्माकर भाग आई। शादी समाप्त होते ही लोगों में जाने की होड़ सी लग गई। 2 दिन में घर खाली हो गया। जाने के पहले उस लड़के ने सबके साथ साथ उसे भी एक मोतियों की माला दी और एक गहरी निगाह डालकर चला गया। यह भी 5-6 दिन के बाद घर चली आई। जब घर के कामकाज से छुटकारा पाती तो निरंतर उस लड़के के बारे में सोचा करती, लेकिन उसे मालूम था कि वह गरीब है और यह सब संभव नहीं है। अचानक गर्मी के दोपहर में एक दिन वो लड़का अपनी माँ और सुधा की बुआ के साथ घर आ गया। बुआ ने अंदर जाने के बहाने भाई को पैसे दिए कि वो खाने पीने का सब सामान लेकर जाए। पीछे के दरवाजे से सारा सामान आ गया। सब लोगों के लिए शरबत और जलपान की व्यवस्था की गई। फिर उसकी बुआ ने कहा कि सुधा के लिए ये लोग रिश्ता लेकर आए हैं, तुम लोग को पसंद हो तो पक्का कर लो। तत्काल विचार विमर्श के बाद दादा ने दोनों की कुंडली मिलाई और संयोग वह दोनों की कुंडली बहुत अच्छी तरह मिल गई। अब दादा और बाबूजी ने सहर्ष शादी की अनुमति दे दी। शादी के लिए लड़के वालों ने अपने ही शहर भोपाल बुलाया था। गिने चुने रिश्तेदार ही शामिल हुए थे। सारा खर्च लड़के वालों ने किया था। घर से सुधा को बस एक साड़ी और एक पायल मिली थी। शादी के बाद हनीमून के लिए सुबोध सुधा को सीधे स्विट्जरलैंड से गया। सुधा का साथ सुबोध को बहुत पसंद था। व्यापार में लगातार तरक्की हो रही थी। वह बिजनेस के सिलसिले में देश विदेश जहां भी जाता सुधा को लेता जाता। समय के बहाव में काफी समय बीत गया। वह 2 बच्चों की मां भी बनी। बच्चों ने पढ़ाई लिखाई कर कंपनी ज्वाइन किया। अब उनकी शादी भी अच्छे जगह में हो गई। सुबोध ने अपने बलबूते पर उसके भाई को अच्छी नौकरी लगवा दी थी। बहन की शादी भी अच्छे घर में करवाया था। सुबोध के एहसान तले वह दब सी गई थी।
अब भाई भी बंगलों में रहता था। वह माँ बाबूजी से कभी कभी मिल आती थी, पर समूची दुनिया घूमने के बहुत दिनों के बाद उसे 10 दिन की मोहलत मिल ही गई। उसके बाद भी उसका मन अपने उस विकासहीन गांव में ही लगा हुआ था। वह बस एक बार वहां जाना चाहती थी, बस एक बार, क्योंकि सुबोध अपनी बीवी को उदास नहीं देख सकते थे। सुधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दूसरे दिन सुबोध ने प्लेन की टिकट पटना तक ले ली। हजारों हिदायत देने के बाद सुबोध उसे एयरपोर्ट तक छोड़ आए। आगे यह कार भाड़े पर लेकर चली जाएगी। जब वो पटना उतरी तो अपना सामान लेकर बाहर आने पर एक टैक्सी उसके इंतजार में खड़ी थी। सुबोध ने सारा इंतजाम कर रखा था। उस दिन रात पटना के होटल में काटनी पड़ी। दूसरे दिन सुबह वह तैयार होकर बाहर निकली। बाहर गाड़ी खड़ी थी। वह गाड़ी से 4-5 घंटे का सफर कर अपने गांव पहुंच गई। गाड़ी जब रुकी तो उत्सुकता बस बहुत से बच्चे आ गए। उसने उन सब से अपने बाबूजी का नाम पूछा, पर कोई नहीं बता पाया। अंत में एक बुजुर्ग से दिखने वाले व्यक्ति से उसने अपने भाई का नाम पूछा। उसने हर्षित होकर कहा, आप सुधा दीदी हो क्या? अरे मैं अरविंद, सुधांशु का दोस्त। पहचाना नहीं? कैसे पहचानोगी, शादी करके जो गई, आज लौटी हो करीब 40 साल बाद। फिर अरविंद ने उसका सामान उठाया और घर की ओर दौड़ पड़ा। सुधा अभित सी उसके पीछे पीछे थी। फिर दरवाजे पर रुकने को कहकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक महिला लोटे में पानी और सिंदूर लेकर आई। उसके अगल बगल पानी गिराकर उसे सिंदूर लगाया और अंदर से आई। वहां एक काफी उम्रदराज महिला से मिलवाया। अचानक उसे सब याद आ गया। यह तो पीरो वाली चाची है, जो घर के सामने रहती थी और अम्मा से इनका बहनाया था। सुधा चाची कहकर उनसे लिपट कर रोने लगी। चाची को भी सुधा याद आ गई। वो उसे चिपका कर रोने लगी। कितना सुख था। रात के खाने में उसकी फरमाइश थी खिचड़ी और आलू का भरता। खा पीकर वह पीरो वाली चाची के पास ही सो गई। थोड़ी देर में अरविंद की दुल्हन तेल की कटोरी लेकर आई और उसके पैरों में मालिश करने लगी। लाख न करते हुए भी उसने पूरे बदन में मालिश करके उसके तन मन दोनों की थकान मिटा दी। इसी अपनेपन के लिए तो उसकी आत्मा तरस उठी थी। रात में खूब अच्छी नींद आई। सुबह उठकर वह अपने टूटे फूटे घर में आई। बीते हुए सारे पल सिनेमा की रील की तरह आंखों के सामने आने लगे। वह वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। दादाजी, बाबूजी, अम्मा, दोनों भाई, छोटी बहन की याद एक साथ आ गई। उसकी रुलाई सुनकर सभी गांव वाले जमा हो गए। और यह सुधा है, पंडित जी की बिटिया। तो सब ममता से भर गए। अब उसके जाने का दिन नजदीक आने लगा। न जाने कितनी जल्दी बीत गए ये सुनहरे पल। वह सभी गांव वालों की मेहमान बनी। सबने उसका मनपसंद खाना बनाया। जिस दिन जाना था उस दिन सभी के घर से उसके लिए कुछ न कुछ आ गया। उसके विदाई के समय पीरो वाली चाची ने एक नई लाल रंग की साड़ी उसे पहनने को दी। अरविंद की बीबी ने उसके पैर में आलता लगाया और मांग में सिंदूर लगा दिया। फिर पीरो वाली चाची ने हल्दी से रंगा चावल, दूब, गुड़ की डली और 51 रुपए के आंचल में डालकर उसे अपने से चिपका लिया और रोने लगी। फिर आना बिटिया कहकर अपने से अलग किया और अरविंद को कहा, रुमाल से दीदी का पैर पोंछकर रुमाल पूजा की जगह पर रख दो। और अरविंद की दुल्हन, तुम दीदी के खोइछा से 5 बार चावल निकालकर भगवान के पास रख दो। आते रहना बिटिया और हमसे यह टूब धान का खोइछा लेते रहना। यह हमारी इच्छा है। और सुचा बुक्का फाड़ कर रो पड़ी। अब न जाने कब आऊंगी। चाची 10 दिन के छुट्टी पर आई थी। मायका छूट जाता है, माँ बाप सब छूट जाते हैं, पर मायके की माटी नहीं छूटती, मायके से रिश्ता नहीं छूटता। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठ गई। दोस्तों, अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।